जय श्री कृष्णा गाइज, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है जेठानी के कमरे में पहुंची देवरानी ने क्या देखा। अचानक से जेठानी के कमरे में पहुंची देवरानी ने ऐसा क्या देखा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बड़ी कोठी बालों के बेटे की शादी थी। पूरे गांव में एक ही इतनी बड़ी कोठी थी, जिसके कारण नाम ही पड़ गया बड़ी कोठी। तो आज ब्याह था इस बड़ी कोठी वालों के बड़े बेटे का। रामेश्वर जी जिनकी ये कोठी थी, उनके दो बेटे थे, मोहित और रोहित। आज मोहित बाबू दूल्हा बनकर घोड़ी पर सवार हो अपनी दुल्हन लेने जा रहे थे। रामेश्वर जी के पिताजी किसी जमाने में गांव के सरपंच हुआ करते थे। उनके परिवार का खूब आदर सम्मान था। रामेश्वर जी ने भी अपनी जवानी के दिनों में खूब पैसा कमाया। उनके पिता तो रहे नहीं, लेकिन माँ अभी जीवित थी। 90 साल की होने को आई थी, लेकिन याददाश्त पूरी तरह दुरुस्त थी। 7 पुश्तों पुराने लोगों से लेकर आज तक के बच्चों का नाम और उनके काम उन्हें जुबानी याद थे। रामेश्वर जी की पत्नी रागिनी जी वैसे तो सीधी सादी ही थी, लेकिन सालों तक सास के अनुशासन में रहने के बाद जब से सत्ता उनके हाथ में आई थी, थोड़ा मिजाज और स्वभाव में अंतर आ गया था। रामेश्वर जी और उनके दोनों बेटों में बड़ा बेटा मोहित सीधा सादा, मेहनती और माता पिता की आज्ञाकारी बेटा था। रामेश्वर जी और रागिनी जी ने बड़ी मन्नतों से औलाद पाई थी। रागिनी जी पूरी रात शिवालय में जलता जय लेकर खड़ी रहती थी। मान्यता थी कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर मनोकामना पूर्ण करते हैं। शायद यही भोलापन मोहित के व्यवहार में भी था। वहीं दूसरा बेटा रोहित बड़ा तेज तर्रार और जीवन का प्रताप उठाने वाला था। रामेश्वर जी का लकड़ी का व्यापार था, जिसे अब उनके दोनों बेटे संभाल रहे थे। रामेश्वर जी ने मोहित का विवाह पड़ोस के गांव के अपने मित्र प्रताप जी की बेटी गौरी से किया, तो मोहित ने बिना अपनी पसंद नापसंद बताए सहमति दे दी। रामेश्वर जी साफा बांधे सूट बूट में बड़े ही जच रहे थे। मोहित मोतियों का सेहरा बांधे शेरवानी पहन म्यान में तलवार और सहवाला के साथ घोड़ी पर सवार था। आज तो उसका रुतबा ही अलग था, लेकिन इन सब से बिल्कुल अलग अलग पूरी बारात में जो कुछ भी दिखाई दे रहा था, वह था रोहित। 6 फीट लंबा, हट्टा कट्टा, गोरा चिट्ठा जवान, सबके आकर्षण का केंद्र था। बड़ी धूमधाम से बारात दुल्हन के घर पहुंच गई। द्वार 4 के बाद दुल्हन की बहनों और सहेलियों ने दूल्हे से द्वार का नेग मांगा, तो सबसे मजाक करने वालों में पहला था रोहित। दुल्हन की सहेलियों और बहनों ने जाकर दुल्हन से कहा, गौरी दीदी, तुम्हारा देवर तो बड़ा तेज है, जरा संभल कर रहना। गौरी के मन में भी इच्छा हुई कि देखूं तो कौन है ऐसा। विवाह की रस्में पूरी हुई और गौरी विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में सास, दादी सास और अन्य लोगों ने गौरी का स्वागत किया। घूंघट की ओट में ही गौरी ने सभी ससुराल वालों को देखा। विवाह की ढेर सारी रस्मों और औपचारिकताओं के संपन्न होने के बाद गौरी को उसके कमरे में भेज दिया गया। कमरा तो बहुत सुंदर सजा हुआ था। पलंग पर शरमाई हुई सी गौरी बैठी थी। अभी दरवाजा खुला और मोहित भीतर आया। गौरी को देखकर वह बोला, तुम सुबह की थकी हुई होंगी, सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। पति का ऐसा व्यवहार देखकर गौरी कुछ देर को सोच में पड़ गई। अगली सुबह जब नींद खुली तो देखा मोहित कमरे में नहीं था। थोड़ी देर में सीमा, जो घर की पुरानी काम वाली थी, चाय लेकर गौरी के पास आई और बोली, बहू रानी, चाय पी लो, छोटे बाबू ने भिजवाई है। छोटे बाबू कौन? गौरी ने पूछा। आपके देवर जी, रोहित बाबू, सीमा बोली। गौरी मुस्कुराई और चाय ले ली। रोहित बाबू बता रहे थे कि मोहित बाबू को आज सुबह
किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। तुम बहू का ध्यान रखना, बोलकर कमरे से चली गई। गौरी के मन में अजीब सी हलचल पैदा हो गई। नवविवाहिता को छोड़कर ब्याह के दूसरे दिन ही मोहित को आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया। आज उसका भाई जय भी पग फेरों की रस्म के लिए उसको बुलाने आने वाला था। गौरी नहा धोकर सज धज कर तैयार हुई। दिन भर मोहल्ले की औरतों का नई बहू को देखने आने का सिलसिला जारी रहा। सभी गौरी के रूप को देखकर उसकी तारीफ करते नहीं थकती। दोपहर बाद गौरी का भाई आ पहुंचा, लेकिन मोहित बाबू अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। गौरी ने मायके जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तभी रोहित ने आकर सूचना दी कि भैया का फोन आया था कि वे आज नहीं आ पाएंगे। गौरी ने पहली बार रोहित को ठीक से देखा था। मजबूत शरीर और आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था रोहित। गौरी के मायके में पूजा अर्चना का कार्यक्रम था, जिसमें वर वधू का जाना आवश्यक था। लेकिन मोहित के ना आने से सब गड़बड़ हो गया। रोहित बोला, आप बोलो तो मैं आपको छोड़ आता हूँ, मायके फिर लेने भैया आ जाएंगे। गौरी ने कुछ नहीं कहा। तभी रागिनी जी ने कहा, पूजा का कार्यक्रम तो टाला नहीं जा सकता। रोहित, तू बहू को छोड़कर आ जा, लेने के लिए मोहित चला जाएगा। कार से रोहित गौरी और उसके भाई को लेकर छोड़ने चला गया। गौरी पीछे की सीट पर बैठी, उसका भाई जय रोहित के साथ आगे की सीट पर। पीछे वो बैठी गौरी का प्रतिबिंब शीशे पर दिखाई दे रहा था। रोहित की निगाह बार बार उस पर बरबस ही चली जाती थी। मायके में उसकी सहेलियां उसका ही इंतजार कर रही थीं। उसकी बहनों और सहेलियों ने रोहित के साथ मजाक कर उसे चिढ़ाना शुरू किया तो गौरी बोली, अरे इन्हें मत सताओ, तुम लोग एक ही दिन में देवर जी का इतना ख्याल रखने लगी। गौरी की सहेली मीरा बोली। सभी हंसती हुई गौरी को लेकर दूसरे कमरे में चली गईं। चाय नाश्ता करने के बाद रोहित वापस घर लौटने लगा। गौरी के माता पिता ने उसे सम्मान पूर्वक विदा किया। गौरी दरवाजे की ओट पर खड़ी रही। रोहित ने जाते हुए कनखियों से देखा और कार में जाकर के बैठ गया। गौरी को मायके आए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन मोहित बाबू उसे वापस लेने नहीं आए। गौरी को 3 दिन का इंतजार बड़ा लंबा लगने लगा था। शाम के 4 बजे मोहित बाबू की गाड़ी उनके दरवाजे पर रुकी। मोहित बाबू ड्राइवर को साथ लेकर उसे लेने आए थे। आधे घंटे के भीतर ही उन्हें वापस लौटना था। गौरी के पिता ने जब उनसे रुकने का आग्रह किया तो मोहित बोला, बाबूजी, मेरा कल एक बहुत जरूरी काम है, इसलिए आज तो नहीं रुक पाएंगे। इसलिए गौरी जल्दी जल्दी तैयार हो गई। मायके से विदा लेकर गौरी गाड़ी में बैठ गई। पिछली सीट में बैठी गौरी उदास थी। बहनों और सहेलियों से ठीक तरह हम मिल भी न पाई थी। गाड़ी उसके मायके से दूर जा रही थी। शाम का अंधेरा बढ़ने लगा तो गौरी के दिल की उदासी भी बढ़ने लगी। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। इन सबसे अनजान मोहित बाबू ड्राइवर के साथ बातचीत में व्यस्त थे। दोनों जब घर पहुंचे तो गाड़ी से उतरते ही रोहित ने सबसे पहले पूछा, भाभी, आप रो रही थीं क्या? रोहित के कहने पर मोहित का भी ध्यान उस ओर गया और बोला, नहीं तो, मैंने तो रोते हुए नहीं देखा। जिस बात को मोहित पूरे रास्ते भर महसूस ना कर पाए, रोहित ने उसे एक क्षण में ही समझ लिया। गौरी को महसूस हुआ कि रोहित उसके पति से कहीं ज्यादा संवेदनशील और ख्याल रखने वाला है। मोहित का व्यवहार गौरी के प्रति अच्छा था। उसके लिए किसी चीज की कोई भी कमी ना थी, ना ही कोई रोक टोक थी। लेकिन पति से जिस प्यार, मनुहार, दुलार
और परवाह की उसे दरकार थी, उसे मोहित नहीं दे पा रहे थे। औरत के हृदय को तो उसकी रचना करने वाला भी ना समझ पाया तो भला और कौन समझे। गौरी का हृदय जो प्राप्त था उसमें आनंदित न होकर जो प्राप्त नहीं था उसे पाने की इच्छा में भटक रहा था। गौरी का रोहित के प्रति एक अनजाना सा झुकाव हो गया था। रामेश्वर और रागनी जी बेटों की तरक्की से फूले नहीं समाते थे। विशेषकर मोहित की लगन और मेहनत से व्यापार काफी बढ़ गया था। एक दिन बूढ़ी दादी ने गौरी को अपने पास बुलाकर पूछा, बहू यहाँ खुश तो हो ना? हाँ दादी खुश हूँ, गौरी ने सिर हिलाकर बोली। मोहित तेरा ख्याल तो रखता है ना? दादी की पारखी नजरों ने जैसे सब कुछ समझ लिया हो। गौरी के मुख पर एक फीकी सी मुस्कान आकर लौट गई। उनकी शादी को 2 माह बीत गए थे। कभी कभार मोहित पूछ लेता, गौरी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो माँ को या रोहित को बता देना। गौरी ने आज तक यही सुना और समझा था कि ससुराल में पत्नी का सबसे बड़ा भरोसा उसका पति होता है, लेकिन उसका पति तो उसे दूसरों के भरोसे छोड़कर रख रहा था। मोहित इतना सीधा या कहें बेवकूफ था कि पत्नी के मनोभावों को ना समझ सका। एक दिन सीमा आमों की एक टोकरी गौरी के कमरे में ले आई। आम देखते ही गौरी खिल उठी। जैसा आम, ये तो मेरे पसंदीदा है। आज इन्हें कैसे मेरा ध्यान रहा? सीमा गौरी के स्वर में खुशी थी। यह तो छोटे बाबू ने भिजवाए हैं बहू रानी। सीमा उसके चेहरे की खुशी देखकर खुश थी। गौरी का सुबह से ही जी मचला रहा था, कुछ खाने की भी इच्छा ना थी। रागनी जी अनुभवी महिला थी। बोली, बहू मैं मोहित से कह देती हूँ तुझे शहर में जाकर डॉक्टर को दिखा लाएगा। उन्होंने मोहित को आवाज लगाई तो मोहित जीप की चाबी लेकर कहीं जाने को निकल रहा था। मोहित बहू को शहर लेकर जाकर डॉक्टर को दिखा लाओ, रागनी जी ने कहा। लेकिन माँ मैं तो अभी काम पर निकल रहा हूँ, रोहित को भेज दो, मोहित बोला। तभी रोहित भी तैयार होकर निकला। माँ ने पूछा, रोहित बेटा तू भी कहीं जा रहा है क्या? क्यों माँ, कुछ काम था क्या आपको? रोहित ने जानना चाहा। बहू को डॉक्टर को दिखाना था, मोहित के पास तो समय ही नहीं है, रागनी जी बोली। हाँ हाँ माँ मैं दिखा दूंगा, आप तैयार हो जाओ, तब तक मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ। रोहित ने गौरी की ओर देखकर कहा। गौरी 10 मिनट में तैयार होकर रोहित के साथ गाड़ी में बैठ गई। बेटा गाड़ी आराम से चलाना, माँ ने हिदायत दी। रोहित बड़ी संभाल कर और धीमी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। उसके साथ की सीट पर बैठी गौरी जाने क्यों उसकी ओर एक खिंचाव सा महसूस कर रही थी। आप यहाँ खुश तो हैं ना? रोहित ने पूछा। तो गौरी ने भी प्रश्न का जवाब प्रश्न से ही दिया। तुमको ऐसा क्यों लगता है? आपके मायके में तो मैंने आपको खूब हंसते खिलते खिलखिलाते हुए देखा था, लेकिन यहाँ आपकी हंसी कहीं खो गई है लगता है, रोहित बोला। गौरी उसके इतने गहन विषय से अचरज थी। जिन गुणों की अपेक्षा उसे अपने पति से थी वह उसे रोहित में दिखाई देते थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस इतना ही कह पाई। आप अपने दिल की बात मुझसे बेझिझक कह सकती हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। रोहित के इन शब्दों पर गौरी को यकीन नहीं हो पा रहा था। वह बस उसका चेहरा देखती रह गई। हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर ने रोहित को बाहर भेज दिया और गौरी का चेकअप करने लगी। एक मुस्कान के साथ डॉक्टर बोली, खुशखबरी है, अपने पति को भी अंदर बुला लो। गौरी चौंकी, फिर बोली, वे मेरे देवर हैं। डॉक्टर बोली, ओह सॉरी, ये दवाई रेगुलर लेनी है,
और हर महीने चेकअप करवाना है। डॉक्टर के कमरे से बाहर निकलते हुए गौरी कुछ सोच रही थी। ना जाने क्यों उसे डॉक्टर की बात से कुछ ज्यादा प्रसन्नता न हुई। गौरी माँ बनने वाली थी। परिवार के सभी लोग खुश थे। बूढ़ी दादी ने तो पर पोते के सपने देखना भी शुरू कर दिया था। कहती, अब बस ईश्वर की यही कामना है कि वह मेरे पोते का मुंह दिखा दे तो मैं सोने की सीढ़ी चढ़ करके स्वर्ग चली जाऊंगी। रागनी जी ने भी गौरी को ढेर सारी हिदायतें दे डाली थी। गौरी, भारी सामान ना उठाना, धार्मिक किताबें पढ़ा करो, खाना ठीक से खाया करो, वगैरह वगैरह। मोहित भी कभी कभार गौरी से अपना ध्यान रखने को कहता रहता था, लेकिन पूरे परिवार में केवल एक ही व्यक्ति था जो वाकई में उसका ध्यान रखता था, और वह था रोहित, जो कभी गौरी के लिए चटपटी चाट ले आता तो कभी पढ़ने के लिए किताबें, कभी मेवा मिठाई तो कभी रसीले मौसमी फल। गौरी को भी वही अपना सबसे बड़ा हिदायती लगता था। हर महीने गौरी को चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना होता। गौरी को उस दिन का इंतजार रहता जब वह रोहित के साथ होती थी। रोहित को भी गौरी का साथ अच्छा लगता था, इसलिए सारे काम छोड़कर गौरी को हॉस्पिटल ले जाता रहा। एक दिन मोहित बोला, चलो आज मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, मुझे उस तरफ कुछ काम भी है। गौरी झट से बोली, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती, हॉस्पिटल कल परसों चली जाऊंगी। कई बार साथ आते जाते रोहित और गौरी दोनों एक दूसरे से खुलकर दिल की बात करने लगे थे। दोनों को ही एक दूसरे का साथ खूब भाने लगा था। दोनों के बीच एक अनचाहा और अनजाना सा बंधन बन गया था। रोहित गौरी से पूरे अपनेपन से और गौरी रोहित से पूरे अधिकार से बात करती थी। 4-5 महीनों में वे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। गौरी इस बात का विशेष ध्यान रखती थी कि कहीं मोहित या अन्य सदस्यों को इसकी भनक ना लग जाए। इसलिए जब तक मोहित घर पर रहता तो उसके शिकायत का कोई मौका नहीं देती, लेकिन उसकी आंखें हर पल रोहित को खोजती रहती थी। रोहित भी उसका साथ पाने के लिए उसके आसपास ही घूमता फिरता था। आखिरकार 10वें महीने में गौरी के प्रसव का समय भी आ गया। गौरी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। सभी बहुत खुश थे। रामेश्वर जी ने पूरे गांव की दावत का इंतजाम किया। रागनी जी ने बहू को सोने के कंगन बनवा कर दिए। दादी बार बार खुशी के आंसू छलकाती। मोहित अपना वारिस पाकर गर्व से फूला ना समाता। गौरी खुश थी कि एक जिम्मेदारी से मुक्त हुई, और रोहित खुश था क्योंकि गौरी खुश थी। नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से हुआ। गौरी को उसकी माँ ने कुछ दिनों अपने पास रखने के लिए बुलाना चाहा और भाई को बुलाने के लिए भेज दिया। आज पहली बार मोहित ने उन्हें खुद ही छोड़कर आने का निश्चय किया, या शायद उसका पुत्र मोह था। गौरी रोहित के साथ जाने से वंचित रह गई। उसका मायके जाने की बिल्कुल भी इच्छा ना थी। ना जाने का कोई कारण ना था, इसलिए जाना पड़ा। रोहित भी चुप रह गया। गौरी को मायके गए हुए 2 हफ्ते बीत चुके थे। इधर रामेश्वर जी के पास रोहित के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। ऊंचा खानदान, पुराने रईस और पढ़ी लिखी लड़की। रामेश्वर जी और रागनी जी को तो पहले ही नजर में रिश्ता पसंद आ गया। बस रोहित को बताना था और चट मंगनी पट विवाह। रात को खाने पर रामेश्वर जी ने रोहित से कहा, बेटा अब बिजनेस पर थोड़ा और ध्यान दो। तुम्हारा भी परिवार बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे। मेरा परिवार कैसे बढ़ने लगा बाबा? रोहित ने ठाका लगाया। क्यों, शादी नहीं करेगा?
अब हमने लड़की देख ली है, अगले महीने तेरी सगाई और तुरंत शादी। रागिनी जी बोली। ऐसे कैसे तुरंत सगाई और शादी? मैंने नहीं करनी शादी वादी। रोहित तनक गया। तभी दादी ने गहरी नजरों से देखते हुए कहा, क्यों, कोई और पसंद है क्या? रोहित सक पका गया और बोला, ऐसी बात नहीं है दादी, लेकिन बिना देखे समझे ऐसे कैसे हाँ कर दूं? वैसे भी मुझे शादी करनी ही नहीं है। क्यों नहीं करनी है? लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, खानदान अच्छा है, और क्या चाहिए तुझे? रामेश्वर जी बोले। लेकिन बाबा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अगले सोमवार को लड़की वालों के घर चलना है तुम्हें, बस कहकर रामेश्वर जी ने फरमान सुना दिया। रोहित यह खबर गौरी को बताना चाहता था, पर न जाने क्या सोचकर चुप रह गया। सोमवार के दिन रामेश्वर जी, रागिनी जी, मोहित और रोहित लड़की वालों के घर पहुंचे। लड़की वालों का हवेली नुमा घर था, जिसे देखकर रामेश्वर जी की तबीयत हरी हो गई। लड़की के पिताजी, बुआ, माताजी ने उनका स्वागत किया। थोड़ी औपचारिक बातों के बाद लड़की की मां ने आवाज लगाई, दिशा बिटिया, चाय तो ले आ जरा। थोड़ी देर में चाय की ट्रे हाथ में लिए दिशा अपनी भाभी के साथ बैठक में आ गई। लंबी छरहरी काया, कमर तक लंबी चोटी, हल्की सांवली रंगत, लेकिन गजब का आकर्षक काली आंखें। रामेश्वर जी और रागिनी जी को तो घर पहले से ही पसंद आ गया था। अब लड़की को देखकर रही सही कसर भी पूरी हो गई और वह पूरी तरह से निश्चिंत हो गए। बेटा, तुमको दिशा से कुछ बात करनी हो तो कर सकते हो, दिशा की मां ने कहा। रामेश्वर जी रोहित की तरफ से आशंकित थे और इतने अच्छे रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए जल्दी से बोले, बहन जी, अलग से क्या पूछना है? कुछ पूछना ही होगा तो यहीं पूछ लेगा। हमें तो आपकी बिटिया बहुत ही पसंद है। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का ही समझिए, लेकिन एक बार बेटा रोहित से भी पूछ लेते हैं। दिशा के पिता ने रोहित की ओर देखा। उसे क्यों पसंद नहीं आएगी? क्यों रोहित, बोलो। रामेश्वर जी ने कहा तो रोहित की नापसंदगी का कोई कारण नहीं सोचा, बस मुस्कुराकर रह गया। दिशा और रोहित का विवाह पक्का हो गया। अगले महीने सगाई का मुहूर्त तय किया गया, फिर विवाह का। इधर गौरी का मन वापस ससुराल जाने के लिए मचल रहा था, लेकिन माँ के मनोहार के आगे कुछ बोल नहीं पा रही थी। मोहित का तो फोन कई बार आता था, लेकिन जब से मायके आई थी रोहित ने एक बार भी फोन नहीं किया था। गौरी मन में सोचती, पुरुष का हृदय सदा ही कठोर होता है। सामने तो प्यार भरी बातें करेंगे और नजरों के सामने से हटते ही सब भूल बैठते हैं। गौरी ने भी ठान लिया था कि अगर रोहित फोन नहीं करेगा तो वह भी नहीं करेगी। वह क्यों झुके? एक दिन पास में ही रहने वाली गौरी की सहेली रिया गौरी के घर आई। रिया की ससुराल वाहनगढ़ में थी। दोनों सहेलियां मिली तो बड़ी खुश थी। तू तो बड़ी खुश है करके रिया ने छेड़ा, और तेरा तो रंग रूप ही निखर गया है, लगता है बहुत प्यार करने वाला पति मिला है। रिया बोली। गौरी का मन कुछ क्षण के लिए अपनी ससुराल पहुंच गया। अब तो जेठानी बनकर हुक्म चलाया करेंगी, रिया ने कहा तो गौरी चौंक गई। जेठानी? गौरी ने कहा। इतना अनजान बन रही है जैसे कुछ तुझे पता ही नहीं है, जैसे कुछ जानती ही नहीं है। रिया ने मुंह बनाया। तू क्या बोल रही है, ठीक से बता। गौरी आश्चर्यचकित थी। क्यों, तुझे पता नहीं है? तेरे देवर की शादी भानगढ़ की हवेली वालों की लड़की से तय हो गई है। रिया ने कहा तो गौरी को तो जैसे सांप ही सूंघ गया हो। तभी रोहित उससे कन्नी काट रहा है। गौरी के चेहरे के उड़े हुए रंग को देख करके रिया बोली,
क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, गौरी नकली हंसी हंसते हुए बोली। जितनी देर रिया बैठी रही, गौरी ने मन मार करके उसकी बातों को झेलती रही। जब रिया चली गई तो गौरी ने सीधा जाकर अपनी माँ से कहा, माँ, मैं कल अपने ससुराल जा रही हूँ। क्या हुआ बेटी, अचानक से क्यों जाना? सब ठीक तो है ना? माँ घबरा गई। सब ठीक है माँ, इनका फोन आया था, कुछ जरूरी काम आ गया है बस। जमाई बाबू लेने आ रहे हैं? माँ ने पूछा। नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, फिर भाई छोड़ आएगा, माँ ने कहा तो गौरी चुप रही और अपना सामान तैयार करने लगी। अगले दिन गौरी सुबह ही तैयार हो गई। उसने मोहित को अपने आने की सूचना दे दी। जितनी जल्दी हो सके वह वहां पहुंचना चाहती थी। उसका मन इस जल्दबाजी का जवाब मांगता, लेकिन उसके पास इसका कोई उत्तर ना था। पूरे रास्ते उसका मन उचट रहा था। बेटे का रोना हंसना भी उसे रास नहीं आ रहा था। भाई से भी उसने पूरे रास्ते बात ना की। दोपहर 3 बजे के करीब वह ससुराल पहुंच गई। रोहित और मोहित दोनों घर पर नहीं थे। दादी और रागनी जी पोते के आने से फूली नहीं समाई। रागनी जी ने पोते को गौरी की गोद से ले लिया। गौरी के चित्त में शांति ना थी। वह जल्दी से जल्दी रोहित से मिलना चाहती थी। रागनी जी ने गौरी को बताया, अच्छा किया तुम आ गई, मैं मोहित को तुम्हें लिवाने भेजने ही वाली थी। रोहित की सगाई तय कर दी है, सारी तैयारियां तो मैं ही तो करनी है। अरे कब, इतनी जल्दी? गौरी ने अनजान बनते हुए कहा। रागनी जी ने उसे सब कुछ विस्तार से बता दिया। लड़की की तारीफ सुनकर के गौरी के मन में एक ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया। शाम को रोहित और मोहित दोनों घर आए तो मोहित गौरी और बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन रोहित कुछ शर्मिंदा सा होकर गौरी से नजरें चुरा रहा था। खाते वक्त गौरी ने कटाक्ष किया, अभी ऐसा खाना ही खा लो देवर जी, फिर पढ़ी लिखी बीवी खिलाएगी बढ़िया खाना। अगले दिन जब मोहित काम पर चला गया तो गौरी ने रोहित को सुनाते हुए कहा, माँ जी, आज मुन्ने को टीका लगवाने जाना है। अरे मोहित तो निकल गया। रागनी जी बोली, मैं ले चलूंगा। रोहित तो जैसे मौके की तलाश में था। दोनों तैयार होकर गाड़ी में बैठकर चल दिए। रास्ते में गौरी कुछ ना बोली तो रोहित ने ही बातें शुरू की। बाबा ने बिना कुछ बताए ही बात पक्की कर दी। तुम्हारी खुशी नहीं थी तो मना क्यों नहीं किया? गौरी ने आंखों में आंसू भर लिए थे। मना करने का कोई कारण भी तो नहीं था। फिर मैं क्या करता? रोहित बोला। अब तक तो गौरी की आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। ना तो उसके पास रोहित की शादी को रोकने का अधिकार था और ना ही वह अपने को रोहित के सामने कमजोर दिखाना चाहती थी। इसलिए आंसू पोंछकर चुपचाप बैठी रही। रोहित का चित्त भी चंचल हो गया था। घर आने पर रोहित ने माँ से कहा, माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों? आज ही आज में ऐसा क्या हो गया? रागनी जी घबरा गई। भाभी ने क्या सिखा पढ़ा दिया? दादी ने चश्मे को नीचा करके देखा। गौरी के कान में बात पड़ी तो बोली, दादी जी, आप क्या कह रही हो? मैं क्यों सिखाने पढ़ाने लगी? आखिर बात क्या हुई? रागनी जी बोली, बस मैं अभी शादी नहीं कर सकता। आप बाबा को बता देना। ऐसे कैसे नहीं करेगा शादी? लड़की वालों को हमने जुबान दे दी है, अब हम पीछे नहीं हट सकते। तेरे पापा वैसे ही दिल के मरीज हैं, अगर उन्हें कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार भी फिर तू ही रहेगा। कान खोलकर सुन ले। रागनी जी गुस्से में कांप उठी। माँ का ऐसा रूप रोहित ने पहले कभी भी नहीं देखा था, इसलिए घबराकर चुप हो गया। रोहित की तो जैसे जुबान ही तालू से चिपक गई। सगाई का दिन भी आ पहुंचा।
सगाई के लिए रामेश्वर जी का पूरा परिवार और कुछ रिश्तेदार दुल्हन के घर पहुंचे थे। सगाई की रस्में शुरू हुई। गौरी को अपनी देवरानी दिशा को पहली नजर में देखकर ईर्ष्या होने लगी। पढ़ी लिखी और सौम्य होने के साथ साथ दिशा के रूप में एक कशिश थी। रिश्ते में गौरी की मामी सास लगने वाली महिला ने दिशा को देखा तो बोली, गौरी तो तेरी देवरानी तेरी तरह गोरी तो नहीं है, पर सुंदर बहुत है। गौरी ने दिशा को सुनाकर कहा, हमें सुंदर लगने या ना लगने से कुछ नहीं होगा, देवर जी को सुंदर लगनी चाहिए बस। रोहित ने दिशा को अंगूठी पहनाई तो गौरी के चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई। रस्म अदायगी और दावत के पश्चात सभी घर लौट आए। घर लौटने के बाद गौरी ने गुस्से से सारे आभूषण और कपड़े यूं ही फेंक दिए। गुस्से और ईर्ष्या से उसका अपने ऊपर काबू ना रहा। जब और कुछ ना कर सकी तो अकेले बैठ करके फूट फूट कर रोने लगी। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। सारे रिश्तेदारों से घर भर गया। गौरी सारे काम तो कर ही रही थी, लेकिन मन अंदर से बुझा हुआ था। रोहित गौरी के सामने पड़ने से कतरा रहा था। रागनी जी के जिम्मे पोते को संभालने का काम था। मोहित छोटे बड़े कामों के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। रामेश्वर जी बड़े उत्साह से सारे काम कर रहे थे। बारात चलने लगी तो रामेश्वर जी जीवन में पहली बार नाचे। गौरी के अपने मन की अकुलाहट को काबू करने में तकलीफ हो रही थी। मोहित ने उससे पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक है, बस थोड़ी सी कमजोरी लग रही है, गौरी ने बहाना बनाया। बारात दुल्हन के घर चल दी तो सभी महिलाएं बैठकर बन्ना बन्नी गीत गाने लग गईं। गौरी का उतरा चेहरा देखकर चंचल रामा भाभी ने चिढ़ाया, गौरी तू इतनी उदास क्यों लग रही है? तुझे अपने राजपाट छीनने का डर लग रहा है क्या? सभी ठाके मार कर के हंसने लगी। गौरी भी खिसियाकर हंस पड़ी। नई बहू ने अभी अंदर कदम रखा ही था कि गौरी की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और थोड़ी देर में तो वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। नई दुल्हन को छोड़कर सभी का ध्यान गौरी की ओर चला गया। कोई उसे पानी पिलाने की कोशिश करता तो कोई उसके हाथ पैर मलता। जब बहुत देर तक उसे होश नहीं आया तो मोहित उसे लेकर अस्पताल जाने लगा। रोहित बोला, मैं भी चलता हूँ। रागनी जी ने रोहित को रोका। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अभी कुछ रस्में बाकी हैं। यहाँ भाभी बेहोश पड़ी हैं और मैं रस्में पूरी करता रहा, रोहित ने कहा और तेजी से विवाह के कपड़े बदल दिए। ब्याह के रंग में भंग पड़ गया था। घर में कई लोगों के होने के बावजूद रोहित का यूं सब कुछ छोड़कर अस्पताल चला जाना दिशा को भी अच्छा नहीं लगा। दिशा को बुरा ना लगे इसलिए रागनी जी ने गाना बजाना शुरू करवा दिया। नई दुल्हन बनी दिशा अपने सजे धजे कमरे में कई घंटों तक रोहित का इंतजार करती रही। जब वह ना आया तो नींद ने उसे अपने आगोश में कब ले लिया उसे पता ही न चला। रात भर अस्पताल में रहने के बाद गौरी को छुट्टी मिल गई। डॉक्टर ने बताया कि कमजोरी के कारण चक्कर आ गया होगा। अगले कुछ दिन यूं ही गहमा गहमी में बीत गए। धीरे धीरे कर सभी रिश्तेदार भी चले गए। एक दिन रोहित देर रात गए कमरे में आया तो देखा दिशा जाग रही थी। रोहित ने चौंक कर पूछा, अभी सोई नहीं? आपका इंतजार कर रही थी, दिशा ने कहा। घुंघरू सी छन छन आती आवाज सुनकर रोहित चौंक गया। मेरा इंतजार ना किया करो, रोहित बोला। क्यों? मैं आपकी पत्नी हूं, ब्याह किया है आपने मुझसे। दिशा के शब्दों में सच्चाई की दृढ़ता थी। माँ बाबा के कहने पर मैंने तुमसे शादी तो कर ली, पर मुझसे और कोई उम्मीद ना रखना, रोहित बोला। बोल तो गया पर खुद ही अपने पर शर्मिंदा सा हो गया। मैं वजह जानना चाहती हूँ,
दिशा बोली। मैं कोई वजह नहीं बता सकता। ये कहकर रोहित कमरे से बाहर निकल गया। दिशा सोच में पड़ गई। अगले दिन रामेश्वर जी और रागनी जी बूढ़ी माँ को साथ लेकर के मंदिर गए थे। रागनी जी ने मन्नत मांगी थी कि रोहित का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा तो माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाएगी। सीमा घर में झाड़ू पोंछा करके सब्जी लेने बाजार चली गई। मोहित ने बच्चे को प्यार कर झूले में डाल दिया और जीप लेकर निकल गया। दिशा स्नान घर में थी तो रोहित मौका देख करके गौरी के कमरे में पहुंच गया। गौरी बच्चे को झुला रही थी। मुझसे नाराज हो क्या? रोहित ने पूछा तो गौरी ने अभिमान से कहा, मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? तुम जाओ अपनी दिशा के पास। तुम तो जानती हो मैंने मजबूरी में शादी की है। ये कहकर उसने गौरी का हाथ थाम लिया। गौरी तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रही थी। वह रोहित से लिपट कर रोने लगी और स्नान कर आई दिशा बच्चे को देखने के लिए गौरी के कमरे की तरफ आई तो वहां का दृश्य देख करके उसके कदमों तले जमीन खिसक गई। वह एकदम पलटकर उल्टे पांव लौट गई। आवाज सुनकर रोहित और गौरी सतर्क हो गए। लगता है दिशा ने देख लिया, गौरी घबरा कर बोली। देखती है तो देखने दो, रोहित ने गुस्से के भाव से कहा। अगले ही दिन दिशा ने सास को सूचित किया कि मायके में पूजा है, इसलिए वह मायके जा रही है। भाई को उसने फोन कर बुला लिया था। रागनी जी ने रोहित से कहा, रोहित बहू को मायके जाना है पूजा के लिए, तुझे भी जाना पड़ेगा। मेरा तो जरूरी काम है, रोहित ने कहा तो दिशा बोल उठी, कोई बात नहीं माँ जी, भैया लेने आ ही रहे हैं, मैं चली जाऊंगी। दिशा ने अपना सामान तैयार कर लिया। रोहित किसी काम से कमरे में आया तो दिशा ने बिना मौका गवाए कहा, तो वजह उस दिन आपने नहीं बताई, लेकिन वह मैं जान गई हूँ, इसलिए आपके रिश्ते से हट रही हूँ। अब मैं लौटकर नहीं आऊंगी। रोहित के चेहरे पर घबराहट थी, जिसे देखकर दिशा बोली, घबराइए नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बता रही हूँ, कहकर दिशा कमरे से निकल गई। दिशा गई तो सचमुच लौटकर नहीं आई। रामेश्वर जी कई बार रोहित को बहू को ले आने के लिए कह चुके थे, पर वह टाल मटोल करता रहा। रोहित को लग रहा था कि जब बिना कुछ किए मुसीबत टल रही है तो फिर से उसे बुलावा क्यों दिया जाए। एक एक का 20 दिन बीत गए। रागनी जी भी दिशा को कई बार फोन कर चुकी थी, लेकिन उसने तबीयत ठीक न होने का बहाना बना दिया। रोहित और गौरी को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई थी। ऐसे ही एक दिन इत्तेफाक से कोई घर पर नहीं था। गौरी और रोहित गौरी के कमरे में सुखद पलों का आनंद ले रहे थे। अचानक गौरी खड़ी होकर जोर जोर से चीखने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। भाभी माँ के समान होती है। तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई तो मुझ पर डोरे डालने लगे। रोते हुए गौरी जोर से चिल्लाई, निकल जाओ यहाँ से। रोहित एकदम स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मोहित ने तेजी से कमरे में प्रवेश किया और एक जोरदार थप्पड़ रोहित के गाल पर रशीद कर दिया। रोहित तिरस्कार और अपमान का घूंट पीकर रह गया। तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे क्या समझता था और तू क्या निकला? भाई होकर भाई के साथ विश्वासघात करता है, हट जा मेरे सामने से, मोहित दहाड़ा। रोहित तेजी से वहां से निकल गया। उसे कुछ होश ना रहा। गाड़ी को लेकर तेज चलाता हुआ सुनसान सड़क पर भागा चला जा रहा था। सारी घटनाएं उसकी आंखों के आगे चलचित्र की तरह घूम रही थीं। उसके लिए लगाव, उसके लिए इतना तड़पना, रोना, उसकी फिक्र करना, फिर इतना तिरस्कार और अपमान। गौरी और मोहित की तस्वीरें एक एक कर उसके मस्तिष्क में आती रहीं। एक तेज ब्रेक के साथ उसने गाड़ी रोकी
और सिर पकड़कर बैठ गया। वो अपमानित करने वाले शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तभी दिशा का शांत गरिमा में पूर्ण मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके सामने आ गया। एक स्त्री जिसने उससे प्रेम किया, उसने उसकी भावनाओं का फायदा उठाया और अपने ऊपर आंच आने का डर से उसे लांछन लगा करके अपमानित किया। वहीं दूसरी ओर दिशा ऐसी स्त्री जिसने सच जानकर भी उसे दूसरों के सामने अपमानित ना कर उसे अपमानित होने से बचा लिया। रोहित को दिशा के साथ किए गए अपने व्यवहार पर बड़ा पछतावा होने लगा। उसका दिल दिशा के लिए प्रेम और श्रद्धा से भर गया। बड़ी देर तक रोहित गाड़ी में यूं ही बैठा रहा। अब उसने निश्चय कर लिया कि वह दिशा से अपने किए की क्षमा मांगकर अपने पाप का प्रायश्चित करेगा। रोहित ने अपनी गाड़ी का रुख दिशा के घर की ओर जाने वाले रास्ते की ओर कर लिया। इस बार रोहित ने सही रास्ता पकड़ लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कहानी आपको सुनने को मिलती रहेगी। प्लीज़ थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।